हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जब पिछली वीडियोस हमने रिकॉर्ड करी थी तो उसमें जो एससीवीटी एग्ज़ाम चल रहे थे डिजिटल मैकेनिक के, उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए गए थे और हमने उनमें कहा था कि जिन लोग बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखा या कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए हम डिटेल वीडियो हर टॉपिक पे लाएंगे। तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो हम डिटेल वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। ये उसका पहला लेक्चर रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डीजल मैकेनिक ट्रेड में जो सिलेबस है वो दो तरीके का है, पहला इंस्ट्रूमेंट्स का है और दूसरा इंजन का है। तो अभी हम यहाँ पे इंजन के जो सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से शुरुआत करेंगे। फिर बाद में इन वीडियोस के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर हैं वो भी डलेंगे, है ना। तो जैसा कि नाम से आपको पता है ट्रेड कौन सी है। ट्रेड हम बात कर रहे हैं डीजल मैकेनिक की। डीजल इंजन होता है तो बेसिक पहले शुरुआत आता है कहाँ से, इंजन से, है ना। हम सब तो सबसे पहले हम ये सब जो मेन है हमारा इंजन, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि डीजल इंजन, तो इंजन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है। तो सबसे पहले हम इंजन की परिभाषा समझेंगे कि इंजन होता क्या है ना। अगर हम आपसे केवल इंजन कहें तो आपको याद आएगा कि जो बाइकों में या कि गाड़ियों में हम जिसकी सहायता से पूरी बाइक या की गाड़ी चलाते हैं, वो जो पार्ट होता है उसका, किसी भी गाड़ी का मेन पार्ट क्या होता है, इंजन होता है ना। तो इंजन क्या है अगर हम आपसे परिभाषा पूछे तो वैसे तो कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपके लिए लिखी है कि इंजन इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। इंजन हमें कैसी एनर्जी देता है, यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें हम कुछ फ्यूल इन डालते हैं और उस फ्यूल की सहायता से, फ्यूल के रूप में कुछ भी हो सकता है। जैसे जब फ्यूल की बात करेंगे तो आप ईंधन जो डालते हैं हम, वो पेट्रोल, डीजल, गैस, है ना। बेसिक इन्हीं चीज़ों से अब जो चल रहा है वो ईवी से चलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब बात आती है तो बैटरियों से चलता है। तो होता क्या, उसमें भी हम बैटरीज के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर, उन बैटरीज के थ्रू जो एनर्जी मिलती है हमें, जो ऊर्जा मिलती है, उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर मैकेनिकल एनर्जी से हम अपने व्हीकल्स को चलाते हैं, वाहनों को चलाते हैं, है ना। तो फ्यूल के रूप में वहां पे हम क्या यूज करते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी जो अब इस समय चल रही है, तो हम लिथियम लिथियम आयन की एक बैटरी बनाते हैं। वो बैटरी क्या करती है, हमारे लिए मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है और फिर हम उसका यूज करते हैं। तो अभी इंजन यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से क्या है, इंजन एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बाकी जो भी डेफिनेशंस हैं आप अपने अपने हिसाब से, अगर आपको कुछ लगता है कि इंजन के लिए ये डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज हैं जिनने अलग अलग इंजन के क्या दिया है, परिभाषा दी हुई है। तो आपकी बुक में भी कुछ होगा वो भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे हिसाब से तो मैंने ये लिखा था, ठीक है। क्या लिखा है, इंजन एक ऐसी मशीन है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक। अब इंजन हो गया, फिर टाइप्स ऑफ इंजन। इंजन होते कितने प्रकार के हैं, तो बेसिकली मतलब मुख्यतः इंजन को कितने भागों में बांटा गया है, दो प्रकार के, इंटरनल कंबक्शन और एक्सटर्नल कंबक्शन। मतलब हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा, अंतर्दहन इंजन और दूसरा है क्या, एक्सटर्नल मतलब बाह्य दहन इंजन, है ना। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल कंबक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हमने अभी आपसे बात की कि इंजन क्या है, एक फ्यूल यूज करता है, उस फ्यूल की सहायता से हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जहां पे फिर हमने इंटरनल कंबक्शन इंजन में क्या होता है कि हम फ्यूल का दहन कहाँ करते हैं, एक इंजन होता है, जैसे आपने बाइकों में देखा होगा, हमने टंकी में फ्यूल डाला, फ्यूल के बाद फिर एक इंजन है जिसके अंदर ही सारे काम प्रोसेस होकर हमको मैकेनिकल एनर्जी बाद में व्हील्स पे मिलती है, पहिए घूमते हैं। तो इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबक्शन इंजन एन इंजन whose fuel is burned inside the engine। इंजन के अंदर ही फ्यूल को जलाया जाता है इन अ सिलेंडर itself rather than in outside furnace और बर्नर, इट इज कॉल्ड आईसी इंजन। देखिए हमने क्या देखा है कि पहले जो रेलगाड़ियां चलती थी, है ना, उनमें क्या होता था, जो कोयले की सहायता से हम रेलगाड़ियां चलाते थे, उनमें होता क्या है कि पहले आप कोयला, एक चैम्बर में कोयला जलाते हैं, उस कोयले की जो ऊष्मा होती है उसके कारण पानी गर्म होता है। फिर उस स्टीम को हम एक सिलेंडर में पहुंचाते हैं, जो भाप बनती है पानी के गर्म होने के कारण, उस भाप की सहायता से हम एक सिलेंडर को चलाते हैं और सिलेंडर फिर हमें मैकेनिकल, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है जो हमें क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है। लेकिन इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या होता है, एक ऐसा इंजन
जिसका ईंधन किसी बाहरी भट्टी या बर्नर के बजाय इंजन के अंदर सिलेंडर में ही जलाया जाता है, आईसी इंजन या कि इंटरनल कंबक्शन इंजन कहलाता है। ठीक है, तो जैसा अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फ्यूल हम डालते हैं वो फ्यूल कहाँ जल रहा है, ये सिलेंडर कहलाता है ना। ये कैसा इंजन है, आईसी इंजन इसको हम कहते हैं। अब देखिए जैसा हमने अभी आपसे कहा है, तो जब अब आईसी और ईसी कहा जाएगा तो याद रखेंगे कि आईसी मतलब इंटरनल कंबक्शन इंजन, आईसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, तो आईसी का मतलब हो गया कि इंटरनल कंबक्शन अंतर्दहन इंजन, जिसमें क्या होगा, फ्यूल का जो दहन होगा हम तुरंत वहीं पे फ्यूल जलाएंगे, फ्यूल के बाद हमको उस एनर्जी को फ्लाईव्हील पे भेजेंगे और फिर फ्लाईव्हील के बाद बाहर हम उसको यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ दहन कहाँ हो रहा है, एक सिलेंडर के अंदर हो रहा है और वहीं पे हम उस एनर्जी को फिर प्राप्त करते हैं। जबकि जब उसकी बात करेंगे ये, फिर बात आती है एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन की। तो एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन जैसा कि यहाँ डायग्राम में प्रदर्शित है, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि क्या होता है बाह्य दहन इंजन में, ये कोल है, जैसा ये पुरानी ट्रेन है, जो पुराने इंजन होते थे कोयले के सहायता से चलते थे, उनको देख रहे हैं। तो क्या है, ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, हमने क्या किया, यहाँ पे कोयला जलाया, कोयले के कारण ये पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने के कारण भाप बनी है, इस भाप को हम ट्रांसफर करते जाते हैं कहाँ तक, ये सिलेंडर है ना। इस सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, एक अलग से चैम्बर में पहले भाप भाप बनाई, भाप बनाने के लिए कहाँ पे, ये एक अलग से चैम्बर बना रखा है जहाँ पे कोयले को जलाया जाता है। फिर इसकी उष्मा से हमने पानी गर्म किया, पानी से जो भाप बनी वो भाप क्या कर रही है, यहाँ से पिस्टन चला रही है ना। इस पिस्टन के थ्रू हमें पावर मिलती है और हम फिर उन चक्कों को घुमा के ट्रेन चलाते थे। तो एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन की परिभाषा क्या है, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन आर सच इंजन इन विच द फ्यूल इज बर्न इन अनदर चैम्बर एंड द हीट इज ट्रांसफर टू द पिस्टन। मतलब बाह्य दहन इंजन ऐसा इंजन होता है जिनमें ईंधन को दूसरे कक्ष में जलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को एक दूसरे चैम्बर में बर्न किया जा रहा है, बर्न करने के बाद जो हीट हो रही है उसका यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन कहलाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसा आपने क्या देखा है, स्टीम पावर प्लांट होते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करके टरबाइन घुमाते हैं। अभी यहाँ पे व्हील्स घुमा रहे हैं और वहीं पे क्या होता है, टरबाइन घुमाता है, टरबाइन घुमाने के कारण बिजली बनती है, तो वैसे वो कहलाते हैं स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आईसी इंजन कितने प्रकार का होता है। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन अब बेसिक यूज नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में हम बहुत नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, आपको क्या पढ़ना है बेसिक, आपके जो सिलेबस में है वो है आईसी इंजन। तो हम आईसी इंजन पढ़ेंगे। आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको कई आधार पे बांटा जाता है, जैसे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक के आधार पर इंजन कितने प्रकार का हो गया। तो हमने स्ट्रोक के आधार पर इंजन कितने प्रकार के बताए, स्ट्रोक के आधार पर इंजन दो प्रकार का होगा, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। अभी हम केवल ये समझेंगे कि इंजन कितने प्रकार के बांटे गए हैं, फिर उसके बाद अब इन्हीं की हम डिटेलिंग करेंगे कि टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया शायद आपको होगा कि टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन जो पुरानी गाड़ियां यूज होती थी जैसे राजदूत, है ना, और उसके बाद स्कूटर जो चलते थे वो भी टू स्ट्रोक इंजन होते थे। जैसा आपने देखा होगा कि जिन इंजन्स में हम फ्यूल के साथ कुछ लुब्रिकेंट्स डालते हैं, जब आप पुरानी स्कूटर्स अगर आपने देखी है तो वो पेट्रोल डलवाने जाते हैं, उनके साथ वो 10 रुपए का एक पाउच मिलता है, उस पाउच को हम क्या करते हैं, उसी फ्यूल के चैम्बर में उसको भी डालते हैं, उससे क्या कहते हैं कि एवरेज बढ़ जाता है ना। तो वो क्यों होता है वो समझेंगे, वो क्यों डाला जाता है। तो ये हो गया टू स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन, आजकल की गाड़ियों में जो इंजन आते हैं वो फोर स्ट्रोक हैं। तो स्ट्रोक का मतलब क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, मतलब जो ईंधन हम यूज कर रहे हैं वो उस ईंधन के आधार पर फ्यूल इंजन कितने प्रकार का होता है, ईंधन के आधार पर। ईंधन के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैसोल इंजन। पेट्रोल इंजन मतलब
जो पेट्रोल की सहायता से, जिसमें हम जैसे बड़ी गाड़ियां जिनमें डीजी ट्रक हो गया, ट्रक में हम क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं, जबकि जो बाइक्स हो गई और कार्स हो गई, अब कुछ कार भी आती है, ज्यादातर कार पेट्रोल इंजन आती है ना, और कुछ कारों में पेट्रोल डीजल दोनों डलता है, कुछ मतलब दोनों मतलब एक में पेट्रोल इंजन, कुछ कारें ऐसी आती है जिनमें पेट्रोल इंजन यूज होता है और कुछ ऐसी आती हैं जिनमें डीजल इंजन यूज होता है, दोनों साथ में नहीं डलते हैं। फिर कुछ गैसों से चलती हैं, जैसे सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां जो हैं, है ना, तो वो इंजन कैसा कहलाता है, गैसोलीन इंजन कहलाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो सिलेंडर के आधार पर हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। सिलेंडर के आधार पर सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर। सिंगल सिलेंडर मतलब जैसे बाइक में आपने देखा होगा केवल एक सिलेंडर की बाइक्स होती हैं, बाइक जब हम 150 सीसी तक की बात करते हैं ना, 150 220 इतनी सीसी में नॉर्मल जब बाइक आप देखेंगे तो वो सिंगल सिलेंडर की होती है। स्पोर्ट्स बाइकें आती हैं जो लगभग 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर की होती हैं। मल्टी सिलेंडर मतलब जहां पे एक सिलेंडर से ज्यादा यूज होगा, एक से ज्यादा, जब एक से ज्यादा सिलेंडर यूज होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो मल्टी सिलेंडर हो जाएगा। जैसे ट्रैक्टर्स आते हैं, है ना, ट्रक्स आते हैं, जिनमें जितनी पावर की जरूरत होती है, जैसे जैसे पावर की जरूरत बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम सिलेंडर की संख्या बढ़ाते जाते हैं, तो वो कहलाते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर अरेंजमेंट, अगर सिलेंडर के आधार पर इंजन हो गया, लेकिन सिलेंडर की व्यवस्था, सिलेंडर किस हिसाब से रखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम इंजन को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए, इनलाइन इंजन, इंजन इनलाइन का मतलब जैसे हमने कहा, तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर एक हो गया, एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन, चार, ये कैसे लगे होंगे, बिल्कुल लाइन से लगे होंगे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना, इनलाइन मतलब जब लाइन से लगे रहेंगे तो उनको कहेंगे इनलाइन इंजन, इनलाइन सिलेंडर इंजन। फिर वी शेप, वी शेप में क्या होता है, एक सिलेंडर हम इधर से लगाएंगे और एक इधर से लगाएंगे, फिर दोनों की क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट रहेंगे आपस में, है ना, तो इस तरह का इंजन क्या कहलाता है, वी वी शेप इंजन। अब देखिए क्या है, जैसे जैसे आप जैसे फिर अपना लिखा है अपोज्ड इंजन, तो अपोज्ड इंजन में क्या होगा, एक सिलेंडर एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, एक सिलेंडर अगर इधर से काम कर रहा है तो एक सिलेंडर इधर से लगा होगा, और यहाँ पे बीच में उनकी क्रैंक्स क्या होंगी, क्रैंक शाफ्ट एक होती है, कनेक्ट रहती है आपस में, तो हमको दोनों सिलेंडर से पावर मिलती है, इस तरह अपोज्ड इंजन हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल इंजन, जैसा आप बाइक्स में देखते हैं, कुछ बाइकों में बिल्कुल इंजन ऐसे खड़ा रहेगा, उन पे ऐसे वेन्स बनी रहती हैं, जबकि कुछ में क्या होता है, सिलेंडर आगे ऐसा लेटा हुआ होता है और उनपे ऐसे वेन्स बनी रहती हैं। ये ज्यादातर आपको बाइकों में स्पष्ट क्लियर दिखता है, बाकी जितनी गाड़ियां होती हैं उनमें जब आप अंदर देखेंगे तो समझ में आता है कि किस प्रकार का है। ठीक है। फिर रेडियल इंजन और वर्टिकल इंजन। सो वर्टिकल इंजन हमने आपसे ये बताया, जो आप खड़ा इंजन देखते हैं वो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ इंजन, और रेडियल इंजन। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और फिर इसके बाद बात आता है डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन, इंटरनल कंबक्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में अंतर क्या है। तो जैसा अभी हमने आपको पहले इंटरनल कंबक्शन इंजन का एक डायग्राम दिखाया था, फिर उसके बाद एक एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन का डायग्राम दिखाया, तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगाया जा सकता है क्या अंतर होता होगा। बेसिक जैसे वेट का हो गया, लास्ट में हमने ऐड किया है स्पेस, वेट और स्पीड। तो जो आईसी इंजन है, आपने देखा कि जो बाइकों का इंजन रहता है वो छोटा रहता है, क्यों, क्योंकि हमें जो फ्यूल है वो सेम चैम्बर में बर्न करना है, सेम चैम्बर में जलाना है, और फिर जलाने के बाद वहीं पे यूज कर लेना है। जबकि एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में क्या है कि हमको एक अलग चैम्बर चाहिए जिसमें हम फ्यूल बर्न करें, फ्यूल जलाने के बाद उससे हमने पानी गर्म किया, फिर पानी गर्म करने के बाद ट्रांसफर किया, है ना, तो उसमें क्या होगा, वो हमको बड़ा दिखेगा, तो साइज उसका बड़ा होगा एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन का, और इंटरनल कंबक्शन इंजन का साइज कम होगा। ये तो बहुत नॉर्मल है। फिर वेट की बात हो गई, तो वेट कैसा होगा, तो इंटरनल कंबक्शन इंजन जब व्यवस्थाएं कम है, उनमें अरेंजमेंट्स कम लगे हुए हैं, कम स्पेस की जरूरत होगी, है ना। फिर उसके बाद तो वेट किसका ज्यादा होगा, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन का वेट ज्यादा होगा, इंटरनल कंबक्शन इंजन का वेट कम होगा। स्पीड की बात आती है तो स्पीड हमें किसमें ज्यादा मिलेगी, देखिए स्पीड की जब बात आती है तो जैसे आप रेलवे देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, तो पुरानी ट्रेनें जो है स्पीड एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में क्या होगी, कम मिलेगी, क्योंकि अब जो रेसिंग बाइक्स आती हैं वो किस इंजन के साथ आती हैं, इंटरनल कंबक्शन इंजन के साथ आती हैं। उनमें हमने ऐसी अरेंजमेंट, अगर एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन या कि जो पुराने इंजन है उनसे हमें स्पीड मिलती तो हम वही यूज करते स्पोर्ट्स बाइक में भी, है ना। तो क्योंकि स्पोर्ट बाइक में सबसे बड़ा उदाहरण वही है स्पीड का, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, आईसी इंजन।
और बाकी जैसे क्या लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट गैस, ये आपका इंटरनल कंबक्शन इंजन लिखा है और ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन, इन दोनों के बीच अंतर। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा है। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इज हाई एट 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो फ्यूल का कंबक्शन होने के बाद जो जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं उनका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस। जबकि यही जब आप एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में जाएंगे तो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट स्टीम इज क्वाइट लो, मतलब इस 300 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्टीम है और जब हम उसका यूज करते हैं, यूज करने के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो ठंडी हो जाती है ना, पहले से काफी कम होता है। और पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तो हम स्टीम जब यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उतना टेम्परेचर बनता ही नहीं है, तो कम वैसे ही ऑटोमेटिकली कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन अप टू 40%। जैसे थर्मल इफिशियंसी क्या हो गई कि जो हीट प्रोड्यूस हुई, जो हमने फ्यूल जलाया या कि कोयला जलाया, कोयला जलाने के कारण हमें जितनी एनर्जी मिली, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 100 जूल एनर्जी हमें प्राप्त हुई किसी चीज के जलने से, और फिर हम उसका कितना परसेंट यूज कर पा रहे हैं, तो क्या होता है डीजल इंजन में हम कितना यूज कर पा रहे हैं, लगभग 100 में से 40 जूल हम यूज कर सकते हैं। जबकि एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी अप टू 24%। इसी चीज को जब हम एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में यूज करते हैं तो अगर हमने 100 जूल की ऊष्मा बनाई तो केवल कितना यूज कर सकते हैं, 24 जूल यूज कर सकते हैं, तो ये कहलाती है थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कुड बी स्टार्ट और स्टॉप डेट विल। जैसा कि आप बाइक चलाते हैं, जब आपकी इच्छा होती है तब हमने बंद कर दिया, तब चालू कर लिया। जबकि ये जो एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन होते हैं इनमें क्या होता है, कुड स्टार्टेड और स्टॉप, कुडंट स्टार्ट और स्टॉप डेट विल, जब हमारी इच्छा होगी तब हम उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे आपने पुराना डीजल इंजन देखा है, वो इंजन भारी होता है, और स्टीम इंजन में क्या होगा कि जैसे हमें अभी आपको चलाना है कि हमको 9 बजे की ट्रेन रहती है, तो हमको उसको स्टार्ट करने के लिए पहले उसमें आग कोयला डालना होगा, लगभग उसको पानी को पूरा गर्म करना होगा, गर्म करने के बाद स्टीम बनेगी, तो लगभग 1-1.5 घंटे पहले से हमें क्या होगा, उस इंजन को प्रिपेयर करना पड़ेगा चलाने के लिए, है ना। तो वो अपनी इच्छा अनुसार चलाया और रोका नहीं जा सकता है। फिर नो फ्यूल, नो लॉस ऑफ फ्यूल व्हेन इंजन इज नॉट रनिंग, जब इंजन रन नहीं कर रहा है, इंजन खड़ा हुआ है, तो हम इंजन को आप बंद कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद तो हमारा क्या होगा, फ्यूल बचेगा। जबकि इसमें क्या है, अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंजन को बंद नहीं करते हैं, इंजन को चालू रखने देते हैं, क्योंकि अगर हमें दोबारा फिर से 5 मिनट के बाद चलना है तो क्या होगा, फिर से हमें वो सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी अगर एक बार इंजन बंद हो गया तो। इसलिए हम क्या करते हैं, इंजन को अपनी आवश्यकता अनुसार बंद नहीं कर सकते हैं, और अगर छोटी 5 मिनट 10 मिनट रुकना है कि 1 घंटे भी रुकना है तो भी हम उस पर कंटिन्यू फ्यूल बर्न करते रहते हैं, उस पर बर्न होना बंद नहीं करता है, तो हमारा फ्यूल का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कूलिंग अरेंजमेंट नेसेसरी। अब जब आप 2 स्ट्रोक मतलब आईसी इंजन की बात करते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में हमने देखा होगा रेडिएटर लगा रहता है, कूलिंग अरेंजमेंट हम किए रहते हैं ताकि पिस्टन ज्यादा हीट ना हो, और उस हीट के कारण जो हीट जनरेट होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 300 डिग्री सेल्सियस तक की हीट जनरेट होती है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो इंजन के पार्ट्स हैं अगर हम उनकी कूलिंग नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या होता है, हमें कूलिंग अरेंजमेंट लगानी पड़ती है ताकि इंजन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, हीट होने पे इंजन जाम हो सकते हैं, चोक हो जाते हैं। ठीक है, फिर जबकि एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में क्या होता है, नो कूलिंग ऑफ द सिलेंडर रिक्वायर्ड, सिलेंडर को कूल करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम आग तो कहीं और जला रहे हैं, मतलब जो हीट मेन प्रोड्यूस हो रही है वो किसी एक्सटर्नल कंबक्शन बाहरी दहन कक्ष में जल रहा है, उसके बाद हम उसको कहाँ लाते हैं, सिलेंडर पे लाते हैं, तो सिलेंडर को ठंडा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और हमने अभी आपको ये बता दिया स्पेस, वेट एंड स्पीड का क्या होता है कि अगर तो ये सारी चीजें हैं, है ना। ठीक है, तो ये रहा इंजन का थोड़ा बहुत ओवरव्यू। अब हम अगले चैप्टर में क्या करेंगे, ये जो आईसी इंजन हमें पढ़ना है, मेन हमारा आईसी इंजन है, तो आईसी इंजन के जो टॉपिक हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। अब हम आपको जैसा कहा गया है आईसी इंजन के 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और आप इसको समझेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। आपको जो क्वेरीज हों वो भी कमेंट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारा भी सहयोग करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।